हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया ही होंगे, सब एकदम मजे में होंगे। तो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लासों में राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और उस इतिहास के जो हमारी क्लासें चल रही थी उसमें हमारे गोहिल वंश समाप्त हो चुका था। और जो सिसोदिया वंश है, वो सिसोदिया वंश के जो शासक है राणा कुंभा, वो भी हमारे समाप्त हो चुके थे। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो पिछली क्लासों हैं। उनमें हमने राणा जो कुंभा है, उनकी जो उपलब्धियां हैं और जो उनका साहित्यिक और जो स्थापत्य कला के जो उनको राजस्थान का जो कला स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, तो वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आप सभी से निवेदन है, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के अगले शासक है उनकी तरफ, जिनका नाम है राणा रायमल या रायमल, जिनका शासनकाल 1473 से लेकर 1473 से लेकर 1509 के मध्य रहा। एक तरफ से हम देखें तो ये शासनकाल जो है काफ़ी बड़ा शासनकाल है। लगभग ये 25 प्लस ईयर का जो इनका है शासनकाल रहा है। हालांकि इन्होंने जो अपने शासनकाल में एकली नाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो जो है राणा रायमल ने ही तैयार किया था या बनवाया था। रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी पर निर्माण करवाया। जो इनकी जो रानी थी श्रृंगार कंवर, जिनका नाम था श्रृंगार कंवर, उन्होंने एक गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। और आप सबने पढ़ा ही होगा अभिलेख जो हमारे निकल के आते हैं, उनमें से एक हमारा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो निकल कर आता है वो निकल के आता है गोसुंडी अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। और डी आर भंडाकर ने इसे पढ़ा है। किन्होंने पढ़ा है? डी आर भंडाकर ने पढ़ा है। ये जो अभिलेख है ये हमारे जो राजस्थान के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो माना जाता है। और ये वर्तमान में गोसुंडी जो बावड़ी है वहाँ पर स्थित है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारे अगले राजा निकल कर आते हैं। वो निकल के आते हैं उड़ना राजकुमार, या जिन्हें हम पृथ्वीराज के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे नेक्स्ट राजा निकल के आते हैं। तो ये जो थे ये रायमाल के सबसे बड़े बेटे थे। जो हमने राणा रायमल पढ़े थे उनके सबसे बड़े बेटे थे। इनको हम उड़न राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ में किस राजकुमार को उड़न राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो वो जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं हमारे पृथ्वीराज। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। हालांकि उस समय जो मेवाड़ था वो काफ़ी विस्तृत तक फैला था, तो उसी के अधीन एक रियासत आती थी जिसका नाम था अजमेर। और अजमेर के किला था उसका नाम इन्होंने बदलकर तारागढ़ कर लिया था, क्योंकि इनकी रानी का नाम क्या था? रानी तारा था। तो उनके नाम पर इन्होंने अपने अजमेर के किले का नाम तारागढ़ कर दिया। साथ ही में कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। आज हम जाते हैं कुंभलगढ़ किले में, तो वहाँ पर हमें 12 खंभों की एक छतरी मिलती है। जो कि इनकी है, वो पृथ्वीराज जो थे रायमल के बेटे, उनकी क्या है? छतरी हमें मिलती है, जिनके कुल कितने खंभे हैं? 12 खंभे माने जाते हैं या 12 खंभे बनाए गए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जो रायमल का जो छोटा बेटा था वो, और उसका नाम था जयमल। हालांकि इसका कोई महत्वपूर्ण इतिहास में कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न उठ जाए, अगर कोई एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछना चाहे, तो हम ये बता सकते हैं कि ये सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि जो रायमल का जो दूसरा बेटा था ये सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब हम पढ़ते हैं रायमल के दूसरे बेटे, यानी कि सबसे छोटे बेटे, और जो छोटा बेटा हम नहीं कह सकते लेकिन तीसरे बेटे, और सबसे जो मेवाड़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक, मेवाड़ के नहीं, मैं अभी तो कहना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक निकल के आता है, वो निकल के आता है राणा सांगा या संग्राम सिंह। ये रायमल के पुत्र थे। इनका जो शासनकाल था वो 1509 से 1528 तक था। हालांकि इनके पिता जितना लंबा हम नहीं कह सकते कि इनका शासनकाल था, लगभग 20 वर्ष का इनका शासनकाल था। लेकिन इन्होंने जो कार्य किए, जो इनकी उपलब्धियां हैं, वो कई गुना अपने पिता से बेहतर है। अपने भाइयों के साथ विवाद हो गया था इनको। हालांकि राजगद्दी को लेकर विवाद हर राजवंश में हम देखने को मिलता है। ये वहाँ से विवाद होने के बाद ये श्रीनगर चले गए, जो कि अभी हाल में अजमेर पे पड़ता है। और उस समय अजमेर के जो शासक थे उनका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था? करमचंद पंवार। और उनके पास इन्होंने शरण ली थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बना। हालांकि रायमल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज शासक बना, और पृथ्वीराज के बाद कौन शासक बना था? राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ के शासक बने थे। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं राणा सांगा के कुछ अभियान जिनमें इन्होंने जीत हासिल की थी। तो जो पहला जो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा की जीत, तो उनमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहला युद्ध जो इनका निकल के आता है वो निकल के आता है खातौली का युद्ध,
जो इन्होंने लड़ा था 1517 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1517 ईस्वी में। हाल में कातोली कोटा में पड़ता है। और जो दूसरा इन्होंने युद्ध लड़ा था वो लड़ा था बाड़ी का युद्ध, जो कि 1518 में लड़ा था। वर्तमान में बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। साथ ही में इनका तीसरा युद्ध हुआ था महमूद खिलजी सेकंड, जो कि मालवा के शासक थे, उनके साथ लड़ा गया गागरोन का युद्ध, जो कि 1500 सॉरी 1519 में लड़ा गया। गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। गागरोन अभी हाल में स्थित है, वो झालावाड़ के किले को ही हम गागरोन का किला कहते हैं, जो कि उस समय के शासक जो चंदेरी के थे, उनका नाम क्या था? मेदिनी राय, उनके पास था। तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? गागरोन में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? महमूद खिलजी सेकंड, जो कि मालवा के शासक थे, और जो हमारे राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। फिर निकल के आता है हम आगे देखते हैं। फिर निकल के आता है हमारे पास जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो युद्ध है, वो निकल के आता है हमारे बयाना का युद्ध। हालांकि जो हमारे भारतीय इतिहास है उसमें इस युद्ध को बहुत कम मेंशन किया गया है। मैंने कई बुक्स में देखा है कि जो बयाना का युद्ध है उसको इतना महत्व भारतीय इतिहास में नहीं दिया गया, जबकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये युद्ध 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था। किन किन के मध्य? बाबर और राणा सांगा। अब आप देखेंगे कि जो हमारा जो शासन काल, दिल्ली सल्तनत काल था, वो समाप्त हो चुका है। और भारत में जो मुगल वंश के जो नींव है वो पड़ चुकी है। किसने रखी? बाबर ने रखी थी। अब ये युद्ध करेंगे राणा सांगा के साथ। किसके साथ युद्ध करेंगे? राणा सांगा के साथ। पहली बार जब बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया तो राणा सांगा ने उन्होंने बहुत ही आसानी से उनको हरा दिया। और जो सांगा है उनकी सेना ने बाबर को बहुत बुरी तरह से हराया। और वो बहुत ही बुरी तरह से उनकी सेना ध्वस्त हो चुकी थी। किसकी? बाबर की। इस समय किले का रक्षक मेहदीद बाबर ख्वाजा था। कौन था? मेहदीद बाबर ख्वाजा। किनके किले का रक्षक था? जो बाबर का जो किला था उसका रक्षक था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। देखिए कोई राजा का मतलब कितना वर्चस्व था कि खुद राजा उससे युद्ध करने नहीं आया, क्योंकि बाबर को डर था कि अगर मैं ही मर गया तो हमारे जो शासन की जो नींव है वो कौन रखेगा। इसलिए उन्होंने स्वयं ना आकर मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था इनका सेनापति, एक महत्वपूर्ण जो इनका सेनापति था बाबर का, उसे भेजा किससे युद्ध करने? राणा सांगा से, जिन्हें कि राणा सांगा ने बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब जो हमारा सेकंड युद्ध निकल के आता है वो निकल के आता है खानवा का युद्ध। अब इस युद्ध को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये खानवा का युद्ध मुगल वर्सेस राजपूताना के मध्य था, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुगल जो वंश था उसकी स्थापना को कायम करने में खानवा के युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 के मध्य। वीर विनोद जो पुस्तक है जो शामिल दास जी ने लिखी है उनके अनुसार 16 मार्च है। तो वैसे बेसिकली जो एग्जाम है या तो 16 मार्च पूछी जाएगी या 17 मार्च। इससे आपको कंफ्यूजन करने के लिए 16 और 17 मार्च एक साथ नहीं दिया जाएगा। हालांकि दिया जाए तो आप 17 मार्च सही करके आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 17 मार्च ही सही डेट है। आगे हम बढ़ते हैं। बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। किसकी घोषणा कर दी थी? जिहाद। जिहाद बेसिकली धर्म युद्ध होता है। क्या होता है? धर्म युद्ध। इसने कहा था कि हमें काफिरों को मारना है। काफिर मीन्स हिंदू। काफिर मीन्स हिंदू। काफिर का अर्थ होता है हिंदू। इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये जो है ये मैं खुद के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, ये हमारे धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। जो हमारा जो मजहब है इस्लाम, उसके लिए युद्ध लड़ रहा है, और हमें काफिरों को मारना है। काफिर कौन है? हिंदू। तो उनको मारना है। फिर जो बाबर था उसने शराब ना पीने की कसम खाई। किसकी? शराब ना पीने की कसम खाई। हालांकि जो बाबर था बहुत बड़ा गंजेड़ी और शराबी किस्म का राजा था, लेकिन इस युद्ध के समय इसने शराब ना पीने की और नशा नहीं करने की जो की कसम खा ली थी। इसीलिए जो बाबर की जो सेना थी उसका जो मनोबल टूटा हुआ था वो उसने मनोबल बढ़ाया था। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों को दमक कर हटा दिया था। जो बाबर ने जो मुस्लिम जो व्यापारी थे, ये बाबर नहीं है, बाबर है। ये क्या है? ये बाबर है। तो इसने क्या किया कि जो मुस्लिम जो व्यापारी थे उन पर एक टमक कर लगाया जाता था व्यापार करने के लिए, उसको हटा दिया। जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी थी या जो मुस्लिम जो धर्म के लोग थे वो इस पर इसका विश्वास मतलब पूर्णतः स्थापित हो गया। राणा सांगा ने मेवाड़ के राजस्थान के सभी शासकों को पत्र लिखा और सहायता में बुलाया था। राणा सांगा बेसिकली क्या है कि खानों का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला था, ये बात राणा सांगा को भी पता थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो मतलब जितने भी जो राजा थे राजस्थान के, उन सबको इस युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। तो अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से जो राजा थे राजस्थान से।
जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। उनमें से निकल के आते हैं आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के माधव। जो पृथ्वीराज जो थे, ये मान सिंह के दादा थे। किनके दादा थे? मान सिंह के दादा। मान सिंह आगे जाकर हमारे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध करेगा, जिनके दादाजी ने कभी महाराणा प्रताप के दादाजी के नेतृत्व में युद्ध किया था। मारवाड़ से आया था मालदेव। मालदेव जो ये था, ये जो राणा गंगा का जो बेटा था। किसका बेटा था? राणा गंगा का बेटा था। सांगा नहीं है, गंगा का बेटा था। तो आगे जो हमारे शासक निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं बीकानेर के कल्याणमल। राजा कौन थे? राव जयसिंह थे। और ये जो थे, ये क्या थे? राजकुमार थे। बीकानेर के राजकुमार थे। राजकुमार या हम कह सकते हैं राजकुमार, जो कल्याणमल थे, ये बीकानेर से आए थे। मेड़ता से आए थे वीरमदेव। चंदेरी से आए थे मेदिनी राय। वागड़ से आए थे उदय सिंह। देवलिया से आए थे बाघ सिंह। देवलिया के बाघ सिंह को हम आगे भी पढ़ेंगे। और शादरी से आए थे जाला अज्जा, जिन्होंने आगे जाकर जो क्या किया कि जो राणा सांगा घायल हो गए थे, तो इनका जो राज ने धारण किया था। मेवात से आए थे हसन का मेवाती। और इधर से आए थे बारमल। सलूमर से आए थे रतन सिंह चुंडावत। कौन आए थे? रतन सिंह चुंडावत। तो अब हम आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। अब क्या हुआ? युद्ध चल रहा था अच्छी तरह से, और राजपूत सेना जीतती हुई नजर आ रही थी। इस बीच क्या हुआ? सांगा युद्ध में घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। फिर सादरी के, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, जाला अज्जा जो थे, उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। और उनका जो राज चिन्ह था, जो राज चिन्ह, राजा के पास क्या होता है? राज चिन्ह होता है। राज चिन्ह होता है, तो उसको इन्होंने धारण किया और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। बाबर युद्ध जीत गया तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। बेसिकली गाजी की उपाधि कौन धारण करता है? काफिरों को मारने वाला। कौन? काफिरों को मारने वाला। सॉरी, काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन है? हिंदू। हिंदू को मारने वाला कौन, किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की। तो जो राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बेसिकली राणा सांगा जो युद्ध आ रहे थे, ये एक पद्धति के कारण आ रहे थे, तुगलक नुमा पद्धति। तुगलक नुमा जो पद्धति थी, उसकी वजह से ये आ रहे थे युद्ध। क्योंकि जो बाबर था, वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था और बहुत बड़ा छल करने वाला शासक भी था। तो इसके कारण राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। बासवा दौसा, यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। इरिस जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया। सांगा को क्या दिया गया? जहर दिया गया। ये व्यांगा नहीं है, सांगा है। और क्या, सांगा को क्या दिया गया? जहर दिया गया। कालपी मध्य प्रदेश, यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, वहाँ पर सांगा की छतरी बने हुए है आज भी। जो कि मांडलगढ़ का जो किला है, वहाँ पर सांगा की छतरी बनी हुई है। तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट है, जैसे कि इब्राहिम लोदी, राणा सांगा का युद्ध में घायल होना, बाबर की गाजी की उपाधि धारण करना, ये दोसा में इलाज होना, मध्य प्रदेश में जहर देना, ये बातें क्या होती है कि इनसे यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न तो नहीं उठा सकता, लेकिन ये हमारे थ्योरी के युद्ध से जो क्या है, थ्योरी से हमें समझ में आता है कि इस युद्ध के मतलब अंदर क्या-क्या घटनाएँ हुई थी। अब क्या हुआ? खानवा के युद्ध के जो कारण है, वो हम पढ़ लेते हैं। खानवा के युद्ध किस अब खानवा का युद्ध तो हो गया, अब हमें ये तो पता नहीं कि वो क्यों हुआ, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो अब बाबर ने राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया। बेसिकली ये चीज़ बताई जाती है कि जो राणा सांगा जो था, राणा सांगा, उसने क्या किया कि इसको जो बाबर था, इसको संदेश किया, यानी कि मैसेज भेजा था। बेसिकली व्हाट्सएप पर ऐसे नहीं भेजा था, मैं मतलब संदेश के वक़्त संदेश भेजा था कि तुम भारत आ जाओ और यहाँ का जो दिल्ली सल्तनत काल का जो मतलब जिस टाइम लोधी वंश था, उसको तुम हरा दो। और क्या कर दो कि तुम यहाँ पर आ जाना, और तो बाद में तुम दिल्ली के मतलब दिल्ली के शासक बन जाना। और ये कुछ ऐसी बातें हुई थी, यानी कि लिखा है इतिहासकारों ने। तो बाबर का मानना था कि राणा जो सांगा जो थे, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। बेसिकली हमारे जो इतिहास में ज़्यादा इसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ये सिर्फ बाबरनामा में इसका परिणाम मिलता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, जो कि हमें नहीं लगता एक सही बात हो सकती है, कि राणा सांगा खुद में ही इतने प्रभावी शासक थे, वो जो बाबर की इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं, क्या वो जो सल्तनत काल जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कमज़ोर हो चुका था, क्या उसको नहीं हरा सकते? तो ये जो बात है कि राणा सांगा ने जो बाबर के वचन भंग किया था, ये मुझे बेहद ही बेतुकी बात लगती है, मुझे इसमें कोई सारांश नहीं दिखता। लेकिन हमें एग्ज़ाम देना है, इसलिए हम इस बात को पढ़ेंगे। बाद में आता है महतो-कांसाओं का टकराव। अब ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि महतो-कांसाओं का टकराव। इनका मानना है कि राणा सांगा दिल्ली के शासक बनना चाहते थे, और इनका कहना है कि बाबर दिल्ली के शासक बनना चाहते थे। और फिर आता है राजपूत अफ़गान मैत्री हुई थी।
राजपूत अफ़गान मैत्री यानी कि जो बाबर को जो प्रॉब्लम थी, वो थी कि ये जो अफ़गान और राजपूत अगर मिल गए, तो जो बाबर का था वो सापड़ा सूब होना था भारत से। क्या होना था? सापड़ा सूब यानी कि उसका कोई भी वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहना था। तो उसकी वजह से क्या क्या जो राणा सांगा थे, उनके विरुद्ध बाबर ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। तो अफ़गान कौन-कौन थे? हसन खां मेवाती थे और महमूद लोधी जो थे अफ़गान सरदार थे। संगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब जो दिल्ली के जो सल्तनत के जो क्षेत्र थे, उन पर संगा का अधिकार हो गया क्योंकि एक बहुत ही बड़े शासक के रूप में उभर कर आ रहे थे। इसलिए ये जो युद्ध हुआ, इसलिए ये युद्ध बेसिकली ये युद्ध जो है इतना बड़ा युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ हमारे जो कहते हैं इंडियन हिस्ट्री या राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। अब कम देख लेते हैं राणा जो सांगा थे, उनकी हार के कारण। उनकी हार के जो मेन कारण थे, राणा सांगा की सेना में एकता नहीं थी। सांगा ने सेना को अलग-अलग 2 सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। 2 सेनापतियों के नेतृत्व में क्यों लड़ रही थी? क्योंकि हमारे राजपूत जो मतलब शासक थे, उनके मन में हमेशा ये था कि अहम सर्वश्रेष्ठम, यानी कि मैं खुद सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो कुशल नेतृत्व थी, उसकी कमी थी। इसके कारण भी राणा सांगा की जो सेना थी, उसको हार का सामना करना पड़ा। बाद में निकल के बात आती है बाबर का तोपखाना। जो इस युद्ध में क्या किया बाबर ने? तोपखाने का प्रयोग किया, जो कि राजपूत सेना के लिए बिल्कुल नया था। क्या था? बिल्कुल नया, क्योंकि कभी भी राजपूत सेना ने तोपखाना या ऐसी कुछ चीज़ें देखी नहीं थी, इसलिए उनके लिए बिल्कुल नया था। और हम सिर्फ़ युद्ध करते थे तलवारों से। किससे युद्ध कर सकते थे? तलवारों से। लेकिन जो बाबर था, इन्होंने क्या किया कि तोपें ले आई, बंदूकें ले आई, तो उनके सामने हमारे राजपूत सैनिक है नहीं टिक पाए। हालाँकि बहुत उन्होंने मुँह-तोड़ जवाब दिया, लेकिन कहते हैं कि आधुनिक हथियार तो आधुनिक हथियार ही होते हैं। उनके सामने तलवार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो आज हम क्या तलवार से लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और बाकी बात निकल के आती है बाबर की तुगलक-नुमा युद्ध पद्धति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसे आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा कि बाबर की तुगलक-नुमा युद्ध पद्धति। ये क्या होती है? ये क्या होती है? जैसे कि राणा सांगा की सेना थी, ये राणा सांगा की सेना है और ये तीसरी सेना है बाबर की। तो राणा सांगा की सेना क्या करेगी? जो पूरी सेना है वो जाएगी लड़ने, जबकि जो बाबर की सेना है वो 3 भागों में बँट जाएगी। 2 भाग ये, 2 भाग ये। एक छोटी-सी टुकड़ी है ये लड़ने जाएगी पहले। बाद में जब ये टुकड़ी लड़ेगी और ये हारने वाली होगी ये टुकड़ी, तभी क्या करेगा बाबर? इस सेना को इस तरफ से भेज देगा और इस सेना को इस तरफ से भेज देगा। जैसे कि राजपूत सैनिक अब थक चुके हैं और ये बिल्कुल नई फ्रेश सेना है, तो ये आपको सी बात है कि ये सेना जाकर ज़्यादा अधिक सैनिकों का मतलब वध करेगी, तो ये सेना वैसे ही जीतनी है। तो इसे हम कहते हैं तुगलक-नुमा युद्ध पद्धति। सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध के बाद तैयारी का समय दे दिया। जैसे कि हमने पढ़ा बयाना का युद्ध में बाबर हार गया था। उसी समय अगर फिर से जो मतलब कि उसके रिस्पॉन्स में अगर राणा सांगा उन पर युद्ध कर देते, तो बाबर वहाँ से जा चुका होता या बाबर की मृत्यु भी हो सकती थी। सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गए। ये माना जाता है कि अगर राणा सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में नहीं उतरते अगर, तो मान सकते हैं कि आगे भी जो थे वो चांस थे कि मुगल और जो हमारे राजपूत था, उनका संघर्ष जारी रहता। लेकिन उनके युद्ध में उतरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और ये युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। मुगल सेना में घोड़ों का प्रयोग करती थी, जबकि राजपूत सेना हाथियों का प्रयोग करती थी। इस चीज़ में कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है कि राजपूत जो थे, वो हाथियों पर बैठकर लड़ते थे, अगर मुगल सेना के पास बहुत ही फुर्तीले और मतलब नई किस्म के या नई नस्ल के घोड़े हुआ करते थे। सांगा के साथियों में सांगा के विश्वासघात किया। सांगा के जो शासक थे, कई जो राजा थे, उन्होंने भी सांगा के साथ विश्वासघात किया था। आज जो सांगा था यहीं पर समाप्त होता है हमारा और अब हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य, जो कि हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद बहुत-बहुत यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल